जी अपन साइंस में कल अपन साइंस में पढ़ रहे थे, मैंने कल आपको सिंड्रोम पढ़ाया था। सिंड्रोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक है, क्या होने वाली, ठीक है, मीन्स विकृतियां, ठीक है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना या गुणसूत्र की संख्या का ज्यादा हो जाना, इसे ही सामान्यतः ठीक है, इसे ही सामान्यतः सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, अगर एक लाइन में मैं लिखवाऊं इसको तो आप क्या लिखोगे, गुणसूत्र की संख्या में, इसमें क्या लिखो, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक है, अनियमितताओं, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक है, होने वाली अनियमितताओं को ही सामान्यतः सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। ये मैंने कल आपको बताया था की संज्ञा दी जाती है। देखो मैं एक बार इसलिए रिवीजन करा देता हूं क्योंकि पिछला जो अगर आज ध्यान में आ गया तो वो आपको फिर आगे से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं कंटिन्यू आगे भी भगा सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको कल पढ़ा दी है उसका एक बार प्रॉपर वे से रिवीजन कर लो। ठीक है, सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्र की संख्या में होने वाली क्या अनियमितता, ठीक है, इसको अनसर्टेनिटी, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो मोर देन जो क्रोमोजोम होते हैं ना, या तो मोर देन 46 हो जाते हैं या फिर लेस देन 46। ठीक है, उसके बाद यही क्या है, आपका सिंड्रोम है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिंड्रोम। अब सिंड्रोम के अपन ने प्रकार देखे थे, उनको भी 1 मिनट में अपन देख लेते, फिर अपन आगे विकास यात्रा मीन्स स्टार्ट करते, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने सिंड्रोम के प्रकार देखे थे, एक तो कौन सा देखा था, मस्कुलर, एक कौन सा देखा था, इसको देखा था ना, मस्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था, एक सिंड्रोम कौन सा था आपका, मीन्स कौन सा था, टर्नर सिंड्रोम। और उसके बाद कौन सा था, टर्नर के बाद कौन सा था, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद कौन सा था आपका, ठीक है, उसके बाद कौन सा था, मीन डाउन सिंड्रोम। और फिर कौन सा था, पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद क्या था आपका, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 कम हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम अपने को महिलाओं में देखने को मिलता है। ये टर्नर सिंड्रोम अपने को किस में देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। और इसका, ठीक है, इसका दुष्परिणाम, जो इसका दुष्परिणाम सामने आता है वो किस रूप में आता है, इसका दुष्परिणाम किस रूप में सामने आता है, महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। अर्थात महिलाएं मिस क्या नहीं कर सकती हैं, मिस गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं और बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद क्या है, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में देखने को मिलता है, ये क्या होता है, पुरुषों में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या है क्या हो जाती है, 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, क्या हो जाती है, 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और इसकी जो विकृति सामने आती थी, ठीक है, दुष्परिणाम सामने आता है, क्या आती है, नपुंसकता बच्चों में पैदा हो जाती है। ठीक है, पुरुषों में क्या हो जाती है, नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता मीन्स पैदा हो जाती है। और जो उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन मीन्स क्या, शुक्राणु का निर्माण होता है ना, वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, या यूं कहें कि उसमें कमी आ जाती है। और जो अट्रैक्शन होता है ना एक पुरुष का महिला के प्रति, वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या विद्यमान हो जाता है, मीन्स जो सिंड्रोम है ना, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद अपन ने देखा था डाउन सिंड्रोम। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो रही है, 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर क्या हो जाता है, बेडौल हो जाता है, या शरीर में विकृति पैदा हो जाती है, या ठीक है, या शरीर कैसा हो जाता है, बेकार का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें नीचे का होठ कट जाता है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने सिंड्रोम पढ़े थे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको सिंड्रोम के बारे में। अगर इतनी भी चीजें आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, बना लोगे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कल चालू किया था अपन ने टिश्यू। उसके बाद कल क्या चालू किया था अपन ने, टिश्यू। टिश्यू, ठीक है, हिंदी बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू को ऊतक। उसके बाद कल क्या चालू किया था अपन ने, मिस टिश्यू ऊतक। एक इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल,
इसको क्या बोलते हैं? ऊतक माने ग्रुप ऑफ सेल। देखना टिश्यू, इसको सिस्टमेटिक देख लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसको वैसे मैंने कल बता दिया पर एक बार और रिवीजन कर लो। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं के समूह को, ये क्या है? कोशिकाओं के समूह को क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या बोला? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ये 2 बार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे थे इनके प्रकार। एक कौन सा था? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या देखा था? कनेक्टिंग टिश्यू, जो कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था? न्यूरॉन टिश्यू, और न्यूरॉन के बाद एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हिंदी बोलेंगे इसको उपकला ऊतक। ये क्या है? इसको उपकला ऊतक, ठीक है। इसको तंत्र का ऊतक, और कनेक्टिंग माने संयोजी ऊतक। देखना ये क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी ऊतक, ये मांसपेशियों का निर्माण करता है। और सामान्यतः शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू, ये शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू, अगर कोई अपने से पूछ रहा है ये क्या है कनेक्टिंग टिश्यू, ये क्या करता है? शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? मीन्स कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा? उसके बाद क्या है भैया? न्यूरॉन टिश्यू। इससे क्या होता है? मस्तिष्क या ब्रेन का निर्माण होता है। इससे मस्तिष्क या ब्रेन का निर्माण होता है, या ब्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। किससे होता है? न्यूरॉन टिश्यू से। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा? एडिपोज टिश्यू, उपकला ऊतक। ये किसका बना रहता है? बसा या फैट का बना रहता है। ये बसा, ठीक है, या इसका फैट का बना रहता है। ये बसा या फैट का बना रहता है। और बसा के बारे में तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैसी होती है? चिकनी होती है। महिलाओं में बसा ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए महिलाओं का आकार ज़्यादा दिखता है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उनमें बसा की आकृति या बसा की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्या था? ठीक है, छोटा सा टॉपिक है आपका टिश्यू का। ये क्या है? छोटा सा टॉपिक है टिश्यू का। एज इट इज आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला अपन डाल रहे हैं स्केलेटन, मीन्स कंकाल। इसके टिश्यू के बाद देख रहे हैं कंकाल, स्केलेटन। उसके बाद देख रहे हैं स्केलेटन मीन्स कंकाल, स्केलेटन सिस्टम या मीन्स, उसके बाद क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंकाल तंत्र, ठीक है। आपको बस ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है मेरे साथ में, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, मैं रिवीजन भी करा रहा हूं आपका बाकायदा, ठीक है। चलो उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालनी? स्केलेटन। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालनी? स्केलेटन। हिंदी बोलेंगे कंकाल। ये क्या है? कंकाल। वो कंकाल किसको कहते हैं? हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। हड्डियों हड्डियों के समूह को कंकाल के नाम से जानते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल के नाम से, ठीक है, हड्डियों के समूह को कंकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हड्डियों के समूह को कंकाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात ग्रुप ऑफ बोन्स। क्या लिख रहा हूं? इसको क्या ले बोले? ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज, ठीक है, ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन।
ठीक है, हड्डियों के समूह को कंकाल के नाम से जानते हैं। हड्डियों जो अपना ढांचा है ना, ढांचा ये क्या है, कंकाल है। कंकाल में क्या है, इसमें क्या है, जो हड्डी है ना, एक हड्डी नहीं है, हड्डियों का समूह है। सभी हड्डियों के समूह को संयोगित रूप से, ठीक है, किसकी संज्ञा देते हैं, कंकाल की संज्ञा देते हैं। ढांचा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके ऊपर अपन खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इसकी टाइप्स, देखेंगे स्केलेटन के टाइप्स। उसके बाद क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। उसके बाद क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, अर्थात क्या देखेंगे, कंकाल के प्रकार। इसको क्या बोलेंगे, कंकाल के प्रकार, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कंकाल के प्रकार। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। एक तो बाह्य कंकाल, एक तो बाह्य कंकाल होता है, एक कौन सा होता है, उसके बाद बताइए ना, इसका आंसर दीजिए, आंतरिक कंकाल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसको बाह्य को क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन, और इसको आंतरिक को क्या बोलेंगे, एंडोस्केलेटन, ठीक है। ये आपका कंकाल है, ठीक है। क्या कंकाल बोले तो हड्डियों के समूहों को कंकाल के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ बोन्स, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। आगे बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है, मीन्स कंकाल के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितना, दो प्रकार का। कौन कौन से, एक तो बाह्य कंकाल, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। एक होता है आंतरिक कंकाल, मीन्स इसको क्या बोलेंगे, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, एंडोस्केलेटन है, ठीक है। बाह्य कंकाल में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं ना, उनकी सतह या उनकी रूप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या उनको देखने में मीन्स कैसे दिखती हैं, बाहर दिखती हैं, या उनका ढांचा कैसा होता है, बाहरी रूप में होता है, ना कि आंतरिक रूप में होता है। और जहाँ हड्डियाँ आंतरिक होती हैं, बाहर मांस वगैरह पाया जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, इसी को आंतरिक कंकाल के नाम से जानते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, खटमल, कॉकरोच, बिच्छू, ये सब कैसे हैं, बाह्य कंकाल हैं। इनकी हड्डियों कहाँ दिखती हैं, बाहर दिखती हैं। ये कैसे हैं, मीन्स बाह्य कंकाल है। आंतरिक कंकाल, उसके बाद क्या देखेंगे अपन, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल माने हड्डियां कैसी हैं, भीतर हैं। इसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और देखना, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कछुआ। जो कछुआ होता है ना, इसकी आकृति में बना देता हूं आपके सामने, कछुआ, ठीक है, कछुआ की आकृति है, कछुआ की आकृति है। ये बाहर तो एक्सकिलो, ठीक है, ये कौन सा होता है, बाहर एक्सोस्केलेटन होता है। बाहर कौन सा होता है, बाह्य कंकाल। ये बाहर क्या है, बाह्य कंकाल। और उसके बाद इसके जो अंदर जीव वो निकालता है ना, मुंह निकालता है, वो क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसका, इसको बोलेंगे इसका आंतरिक कंकाल, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक कंकाल, मीन्स एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कंकाल हो गए। हड्डियों के समूह को सामान्यतः कंकाल की संज्ञा दी जाती है। जी बेटा, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हड्डियों के समूह को सामान्यतः कंकाल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अर्थात ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल, अर्थात जिनकी हड्डियां बाहर दिखती हैं वो बाह्य कंकाल है और छूने पे टाइट लगते हैं। आंतरिक कंकाल, जिनकी हड्डियां बाहर, मीन्स क्या, बाहर नहीं है, आंतरिक हैं, वो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और कछुआ दोनों में आ जाता है। जो मीन्स बाहर फन निकालता है ना, बाहर मुंह निकालता है, आंतरिक कंकाल हो गया। ऊपर से जो उसकी सतह है या सरफेस है वो बाह्य कंकाल है, क्योंकि ऊपर से आप उसको टच करोगे ना तो कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाह्य रूप में होता है, उसका स्ट्रक्चर बाह्य रूप में होता है। मुंह उसका कैसे होता है, आंतरिक रूप में होता है, इसलिए कछुआ दोनों में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन हड्डियों के प्रकार। उसके बाद देखेंगे हड्डियों के प्रकार। इसको हटा दूं, मैंने आशा करता हूं कि सबने लिख लिया होगा, बिल्कुल डायग्राम बना लेना है।
अब देखें हड्डियों के प्रकार। हड्डी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। हड्डी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो आपकी कमजोर होती है, एक आपकी मजबूत होती है। एक तो कमजोर, इसको कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि। एक कैसी होती है? मजबूत हड्डी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बोन। इसको किसके नाम से? अस्थि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको अस्थि के नाम से जाना जाता है। हड्डियों में हड्डी किससे बनी रहती हैं? ठीक है, मिस क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट, अर्थात Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। हड्डियां Ca3 PO4 का होल ट्वाइस से बनी रहती हैं, अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट से बनी रहती हैं, ठीक है। इसको अपन सिस्टमेटिक देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। जी, इसमें क्या बोला था? हड्डियों के अपन ने क्या देख रहे थे? प्रकार। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो कमजोर और एक मजबूत। जो कमजोर वाली होती है ना, उसको कार्टिलेज से, ठीक है, कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। और हिंदी में इसको उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपास्थि। वो जो मजबूत वाली होती है ना, इसको बोन कहते हैं, बोन। वो हिंदी में इसको अस्थि कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, ठीक है। हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? इसको अस्थि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जो हड्डियां किससे बनी रहती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से, अर्थात Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। किससे बनी रहती? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है। उसके बाद हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है हड्डियों में? ठीक है, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में, ठीक है, क्या पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं? उसके बाद बच्चों में कितनी होती है? 300। और बाल्य अवस्था में कितनी हो जाती है? 208। और वयस्क में कितनी होती हैं? जो मत देते हैं उनमें 206। ठीक है। और जो हड्डियों में विभाजन होता है, हड्डियों में क्या होता है? विभाजन। उसको किसके नाम से जानते हैं? जो टूट फोड़ होती है ना हड्डियों में, जो अपनी टूट जाती है ना, हाथ टूट जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट। जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना डॉक्टर, उसको ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट। उसको किसके नाम से जानते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। हड्डियों का घनत्व तो कितना साल तक होता है? अर्थात हड्डी जितनी जल्दी टूटती है उतनी जल्दी जुड़ जाती है। 28 से 30 साल। 28 से और 30 साल। ठीक है। उसके बाद एक रोचक फैक्ट आता है कि हड्डियों के नीचे बोन मैरो अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य होता है रक्त का निर्माण करना। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। तो उसके बावजूद भी सबसे बड़ी विसंगति है कि रक्त हड्डियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब मैंने क्या बताया था आपको कि नहीं पाया जाएगा ना, तो उनको मजबूती प्रदान कौन करता है? लिम्फ करता है। लिम्फ करता है। लिम्फ हिंदी में बोलते हैं इसको लासिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लासिका बोलते हैं। ये मनुष्य के शरीर में चैम्बर या नोड्स के रूप में पाया जाता है। ये
मनुष्य के शरीर में चैम्बर या नोड्स के रूप में पाया जाता है। जब अपने को पोलियो वगैरह हो जाता है ना तो इंट्रोवायरस होता है, ठीक है। पोलियो होने का प्रमुख कारण एक वायरस होता है, इंट्रोवायरस होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये वायरस क्या करता है, चैम्बरों को अटैक करता है, मीन्स चैम्बरों पर पहुंचता है, तो लिम्फ का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और हड्डियों, अब देखो इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा लिम्फ का, तो ये हड्डियों को मजबूती दे रहा है, हड्डियों को प्रोटीन दे रहा है, हड्डियों को विटामिन दे रहा है। तो अब इसका विकास ही अवरुद्ध हो गया, लिम्फ ही नहीं बने, डायरेक्ट वायरस ने अटैक कर दिया, ये अवरुद्ध होगा ना, तो अब हड्डियों को प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगी। तो जो हड्डी बच्चों की छोटी होती है ना, अगर पोलियो मार जाता है बचपन में तो फिर वो वहीं की वहीं रह जाता है शरीर, ठीक है। मीन्स अर्थात इसका जो, ठीक है, अर्थात जो है ना पोलियो का दुष्परिणाम मीन्स अपने को देखने को मिलता है ना दिव्यांगता के रूप में, ठीक है। उनके अंग शरीरों की वृद्धि नहीं होती, अंग उनके वहीं की वहीं रह जाते, क्यों? क्योंकि उनको बचपन में क्या हो गया, मीन्स किसकी शिकायत थी, पोलियो की शिकायत थी, ठीक है। इसलिए बचा के किसको रखना, इसलिए तो 2 बूंद जिंदगी की, इसलिए तो चलाया जाता है अभियान 2 बूंद जिंदगी की। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की कोई दवाई नहीं है, वो एक प्रकार की वैक्सीन है, एक प्रकार की पहचान है। किससे पहचान सुनिश्चित करती है, वायरस से। 2 बूंद अगर मीन्स आपकी, ठीक है, बोलते 6 माह के अंतर्गत आपको दे दी जाती है ना, तो वो शरीर में गई, ठीक है। वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, डीएनए है, उसमें अंदर चली गई। अब उसके बाद अगर वायरस आएगा तो वो शरीर में पहले से ही आपके में फिट है, वायरस की पहचान सुनिश्चित करके उसके प्रभाव को कम कर देगा, ठीक है। अर्थात आप पोलियो के शिकार होने से बच जाओगे, ठीक है। देख रहे थे स्केलेटन, मींस कंकाल देख रहे थे। अपन क्या देख रहे थे, स्केलेटन बोले तो कंकाल, ठीक है। और कंकाल क्या है, इसको कंकाल क्या है, हड्डियों का समूह, अर्थात ग्रुप ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन, ठीक है। कंकाल क्या है, मीन्स हड्डियों का समूह। और हड्डियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक तो कमजोर हड्डी, एक मजबूत हड्डी। जो होती है ना कमजोर हड्डी, ये क्या है, कार्टिलेज है, जहां हड्डी जुड़ती है ना, उसके बाद ये सबको दिख रही है पंचर के रूप में ए, ठीक है। एक क्या है, कार्टिलेज है, जहां से हड्डी घूम रही है और बीच में से हड्डी नहीं मुड़ रही, ये बोन है, इसको बोन बोलते हैं, ठीक है। एक क्या है आपकी अस्थि, एक क्या है आपकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या है, उपास्थि, ठीक है। जैसे देखना, ये आपका हाथ हो गया जी, मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपको, देखो एज इट इज बताना। ये आपका हाथ हो गया और ये आपकी कोहनी हो गई, ठीक है। तो जो कोहनी जहां से मुड़ रही है, जो कोहनी आपकी घूम रही है, ये नीचे वाला क्या है, कार्टिलेज, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। और जो बीच की हड्डी है, ये बीच की हड्डी, ये क्या है, बोन, इसको अस्थि बोलते हैं, इसको, ठीक है, इसको उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था, ठीक है, हड्डियों में विभाजन, हड्डियों में जो विभाजन होता है उसको ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। हड्डियां किसकी बनी रहती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती हैं, हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती हैं। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा फास्फोरस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और देखो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, परंतु फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों को जलने में मदद करता है, ठीक है। ऐसे मीन्स अपनी मृत्यु हो जाती है ना जब, तो हड्डियां अपनी जलती किसके कारण, जो आग लगाता है ना हड्डियों में, कौन कार्य करता है, जलने का कार्य कौन करता है, फास्फोरस। इसलिए इसको मात्रा अपन मिलाते हैं फास्फोरस की, ठीक है। उसके बाद जो हड्डियां, बच्चों में हड्डियां कितनी होती है, 300, ये लिखा है बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300, ये लिखा है बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208, उसके बाद बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 200 मीन्स 8, अर्थात 208। और वयस्कों में कितनी होती है, 206। अगर हड्डी आपकी टूट जाती है उसके बाद जल्दी जुड़ जाएगी यदि आपकी आयु 28 से 30 साल तक है, अर्थात हड्डियों का सर्वाधिक घनत्व, हड्डियों का सर्वाधिक घनत्व कौन सी आयु तक होता है, 28 से 30 साल तक की उम्र के बीच में, ठीक है। और हड्डियों में जो विभाजन होता है उस प्रक्रिया को, ठीक है, उस प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाने जाता है। हड्डियों में विभाजन होने की प्रक्रिया को, हड्डियों में विभाजन होने की प्रक्रिया को, ठीक है, इसके नाम से ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और हड्डियों में क्या पाया जाता है, बोन मैरो, अस्थिमज्जा पाया जाता है नीचे। अस्थिमज्जा का प्रमुख कार्य होता है रक्त का निर्माण करना,
अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य क्या होता है? बोन मैरो का रक्त का निर्माण करना। अब बताओ सबसे बड़ी विसंगति कि जिस रक्त का निर्माण हड्डी में हो रहा है उसके बावजूद भी हड्डियों में रक्त अनुपस्थित होता है, या यूं कहें कि हड्डियों में रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन उठता है कि हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? ठीक है, हड्डियों में उनका मिस विकार होता है या विकास होता है। ठीक है, उनमें प्रोटीन न्यूट्रॉन वगैरह कौन करते हैं? तो ठीक है, इस कार्य को कौन करता है? ठीक है, मिस रक्त में पाए जाने वाला लिम्फ, LYMPH, लिम्फ हिंदी में बोलते हैं लासिका। और लासिका मनुष्य के शरीर में चेम्बर, ठीक है, लासिका ठीक है मनुष्य के शरीर में चैम्बर या नोड्स के रूप में पाया जाता है। जब अपने को पोलियो हो जाता है उसका कारण क्या है? इंट्रोवायरस। तो इंट्रोवायरस डायरेक्ट इफेक्ट किसको करता है? लासिका की चैम्बर या नोड्स को करता है। जब मिस लासिका की चैम्बर या नोड्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है तो क्या होता है? उस समय क्या हो जाता है कि जो हड्डियों का विकास होता है वो क्या हो जाता है? मीन्स रुक जाता है या कमजोर जो हो जाता है, या क्या हो जाएगा? उसमें कमी आ जाती है, अवरुद्ध हो जाता है। और जैसे ही हड्डियों का विकास नहीं होगा तो मनुष्य के शरीर का विकास भी नहीं होगा। या यूं कहें कि शरीर का विकास क्या हो जाता है? उसके विकास में क्या पैदा हो जाता है? अवरोध पैदा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कंकाल के प्रकार, स्केलेटन के प्रकार। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग डालो स्केलेटन के प्रकार, मीन्स कंकाल के प्रकार। हड्डियों के प्रकार देख लिए। हड्डियों में हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैंने बताया ना, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में, ओसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। ठीक है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देख रहे हैं कंकाल।